हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज का जो सेक्शन है ये इंडियन पॉलिटी के चैप्टर के लिए, सेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, प्रस्तावना जो है अलग अलग संविधानों में सभी ने अडॉप्ट की है, उसी तरह से भारत ने भी अपनी प्रस्तावना अडॉप्ट की है। और मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किए थे संविधान सभा में, तो वहीं से मतलब इनका जो निचोड़ निकल के आया, जो जिस्ट निकल के आया, वो वहीं से निकल के आया। लेकिन जो हमने लैंग्वेज या जो भाषा जो ली है, प्रयुक्त की है हमारी प्रस्तावना में, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो ये सभी बातें हम लोग कर चुके थे। तो हम जो बुक कवर कर रहे हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट्स को, मीडियम के स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाएगा, तो ये संविधान की प्रस्तावना के ऊपर हम लोग पूरा सेक्शन देखने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, इस सेक्शन की, कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका में, तो आपसे पूछा जाए सबसे पहले किस में प्रस्तावना स्वीकार किया गया, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अमेरिकन संविधान में प्रस्तावना सबसे पहले शामिल की गई थी। और भारत के एक बहुत ही जाने माने जो न्यायविद हैं, जो कि एक लॉयर थे, N.A. पालकीवाला। ये N.A. पालकीवाला वही हैं जो सरकार के खिलाफ केशवानंद बनाम भारती केस का जो वाद है, उसे जो लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, वो यही व्यक्ति हैं, N.A. पालकीवाला। और इनका कद जो है एक वकील के तौर पे बहुत महान माना जाता है भारतीय, अब तक के भारत के। जिस प्रकार जो है, आपने एक नाम सुना होगा कि जो कुलभूषण जाधव है, तो कुलभूषण जाधव जी का जो केस लड़ा है, वो किसने लड़ा है? हरीश साल्वे। आपने नाम सुना होगा हरीश साल्वे वकील का। तो हरीश साल्वे जो हैं, वो केवल ₹1 के में उन्होंने जो है ना, हमारे जो कुलभूषण जाधव है, जो कि नेवी के एक ऑफिसर थे, उनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया और उनको अच्छा न्याय दिलाया। तो इस प्रकार जो हरीश साल्वे हैं वकील, आज की तारीख में उनको बहुत अच्छे से नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से N.A. पालकीवाला का कद जो है बहुत ही ऊंचा है भारतीय इतिहास में। तो देखिए, N.A. पालकीवाला ने क्या है, संविधान का परिचय पत्र कहा था, है ना। परिचय पत्र का मतलब ये एक इंट्रोडक्टरी लेटर है। संविधान का प्रस्ताव पत्र क्या, जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल इंग्लिश में कहेंगे, है ना। आगे आपको ये बात तो एकदम क्लियर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए, पेश किए गए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किया गया था, उस पर आधारित था ये। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसे संशोधित किया गया। और इस प्रस्तावना के अंदर 3 शब्दों का और एडिशन किया गया था। 1976 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर, और अखंडता इसका मतलब इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड्स को अलग से ऐड किया गया था। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे संविधान का अंग माना जाए या नहीं माना जाए, प्रीएम्बल को जो है संविधान का हिस्सा माना जाए या ना माना जाए, इस पर अलग अलग वाद आए, अलग अलग जो है केसेस हुए। और वहाँ पर जो है एक 1960 में, 1960 में एक केस था, बेलूबारी केस, है ना। इसका नाम क्या है? बेलूबारी केस। तो बेलूबारी केस जो है, इसमें प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा भाग नहीं माना। लेकिन 1973 का जो केशवानंद भारती बनाम केरला केस आया, उसमें जो है प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना। और फाइनली SR बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी 1994, SR बॉम्बे, ये याद रखना, केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SR बॉम्बे केस में भी क्या करा, फाइनली इसको माना कि ये संविधान का ही हिस्सा है। और 1994 में तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की गई कि संविधान का एक मूलभूत ढांचा होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर की बात जो है 1973 के अनुच्छेद में भी, 1973 के जो केशवानंद भारती बनाम केरला केस में भी इसे माना गया कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, मूलभूत ढांचा होना चाहिए। जैसे BN कृष्णा समिति जो थी, BN है ना, कृष्णा जो है, कृष्णा स्वामी, जो कि आज भी वर्तमान में जज चल रहे हैं, उन्होंने राइट टू प्राइवेसी को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना, राइट टू प्राइवेसी। और अभी जो हम लोग आरोग्य सेतु नाम की जो ऐप का प्रयोग कर रहे हैं, इस पर भी लगातार कटाक्ष आ रहे हैं कि सरकार जो है
इतना जो डेटा है, यूज़र्स का सारा डेटा कोई भी उसको चुरा सकता है, तो इसका मतलब तो लोगों की प्राइवेसी, उनकी अखंडता, उनकी इंटीग्रिटी का लॉस हो रहा है। और इसीलिए BN कृष्णा स्वामी जो है लगातार स्टेटमेंट देते रहते हैं, और वो वर्तमान में भारत के जज चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने राइट टू प्राइवेसी 9-0 से जो जजमेंट जीता गया था अभी पिछले ही सालों में 2019 में, तो ये बात राइट टू प्राइवेसी आपको याद रखना है। राइट टू प्राइवेसी को भी हमने बेसिक स्ट्रक्चर में माना है। तो NA पालकीवाला, ये आपको हमेशा वकील याद रखना है। इन्होंने ही कौन सा केस लड़ा था? केशवानंद भारती बनाम केरला केस। आपने यदि लेक्चर्स नहीं देखे तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। मैंने केशवानंद भारती बनाम केरला केस के बारे में कुछ बातें बताई है, और आगे इसको और भी अच्छे से मैं चर्चा करूँगा। तो ये बात क्लियर हो गई। उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, उन्हीं से मतलब लिया गया है, और फाइनली लैंग्वेज जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। तो अब देखिए संविधान की प्रस्तावना, तो मैं कई बार आपसे प्रश्न पूछा कि संविधान की जो प्रस्तावना उसमें कुल कितने शब्द हैं, तो याद रखना देयर आर टोटल 63 वर्ड्स, कुल जो हैं 63 शब्द हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं एक बार, है ना। तो देखिए, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए, और इसके समस्त नागरिकों को, तो मैं आपको ये इंग्लिश में भी आपको एक बार कंटेंट पढ़ के बता देता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली resolved the constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens, कि यहाँ के सभी नागरिकों के लिए ये सिक्योरली रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है? सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल का मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक, ये तीनों पर क्या है, एक आम आदमी को जस्टिस मिलेगा, मतलब न्याय मिलेगा। जिस प्रकार अमेरिका के अंदर सभी व्यक्ति को बहुत शक्ति दी हुई है, इम्यूनिटीज़ दी है कि व्यक्ति के अधिकारों को नहीं छीना जा सकता, तो उसी प्रकार भारत में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियाँ दी हुई है कि व्यक्तियों के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। उसके बाद जो अगला ये वाली जो लाइन चल रही है विचार से, ये जो विचार, अभिव्यक्ति और धर्म, विश्वास व उपासना, तो ये सभी हमने किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 19 में, है ना। आर्टिकल 19 में दिया हुआ है कि लोगों को विचार की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं, उसमें उपासना कर सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता है। इसका मतलब लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप, मतलब किसी पे भी विश्वास कर सकते हैं धर्म पे, तो ये हमें स्वतंत्रता प्रदान की है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसका मतलब क्या है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सभी व्यक्तियों को समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने आप को परिपक्व कर सके, अपने आप को मैच्योर बना सकें, अपने आप को जो है, अपने आप को अपने स्टेटस का ध्यान रखते हुए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा धनी भी बना सकें, और जो वैल्यूज़ हैं समाज में उसको भी वो अपना सकें। तो इस सभी की समानता दी गई, समता दी गई है, इक्वालिटी दी गई है, सभी लोग बराबर हैं, है ना, संविधान के लिए, है ना। इसके अतिरिक्त प्राप्त के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा का मतलब जो उनकी जो शुचिता है, गरिमा का भी ध्यान रखा जाएगा। एंड राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, अखंडता वर्ड बाद में जोड़ा गया है ना। एक तो अखंडता वर्ड बाद में जोड़ा गया है, एक तो इंटीग्रिटी, अखंडता, है ना। और एक समाजवादी, सोशलिस्ट और सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, ये 1, 2 और ये 3 वर्ड्स जो है इंटीग्रिटी, ये बाद में जोड़े गए हैं, अखंडता, राइट। तो राष्ट्र की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, उसको सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व का मतलब इंग्लिश में होता है फ्रेटर्निटी, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, मतलब हम सभी को जो है ना, राष्ट्र की गरिमा, सभी को समान अवसर मिले, सभी को जस्टिस, न्याय मिल सके, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, लिबर्टी हो, स्वतंत्रता हो, इन सभी को का लिए दृढ़ संकल्पित रहें कि मतलब हम सभी को प्रदान भी करें, और आपस में म्यूचुअल बंधुत्व के साथ, फ्रेटर्निटी के साथ, भाईचारे के साथ, ब्रदरहुड के साथ रहें। और इसके बाद में इन्होंने ये बोला कि अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, क्योंकि संविधान जो है ना एक्सेप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिन इस संविधान को अंगीकृत
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम अपने आप को आत्मार्पित करते हैं। तो यह जो भाषा है यह हमारे किसकी है? प्रस्तावना की भाषा है। तो ये प्रस्तावना जो है ये आपको हमेशा याद रखना है। कुल कितने वर्ड्स हैं? 63। और भारत शब्द कितनी बार आया है? भारत शब्द प्रस्तावना में 2 बार प्रयुक्त किया गया है। देखिए भारत शब्द का 2 बार प्रयुक्त किया गया है क्या? ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर्स में कि हम भारत के लोग, है ना। तो एक तो भारत का शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है और भारत शब्द का प्रयोग और भी कभी किया गया है क्या? ऐसा मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया। हाँ जी, भारत और भारत, तो ये 2 जगह, भारत और भारत 2 जगह इसका प्रयोग किया गया, राइट। हम भारत के लोग भारत को, तो ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। तो देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए प्रस्तावना के तत्व तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और चूंकि ये लिबर्टी की बात करता है, भारत के प्रस्तावना में भारत के संविधान का जो निचोड़ है पूरा, कि भारत किस सोच के साथ में इस संविधान को बनाया गया होगा, तो यहाँ पर आपको शब्दों में ही दिख रहा होगा, जस्टिस, न्याय, सभी को सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल न्याय मिले, सभी को जो है स्वतंत्रता मिले अपने थॉट की, विचारों की, सभी को इक्वालिटी हो, समता अवसर हो, स्टेटस का, उनके जो है अवसर का, सभी की समता हो, फ्रेटर्निटी, भाईचारा हो, न सिर्फ हमारे बीच में बल्कि हम विश्व से भी भाईचारा निभाएं, ऐसा भी हमने अपने संविधान में ऐड किया है और यह हम इस तरह से आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो भावना है इसका एक्सपेंशन करके हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना में क्या क्या बातें दी गई हैं। तो देखिए प्रस्तावना के मूल तत्व क्या हैं? तो प्रस्तावना के मूल तत्व यदि पूछा जाए तो 4 मूल तत्व हैं, है ना। द प्रेम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंपोनेंट्स, 4 इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आ रही है संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछी गई है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भारत में कौन है? तो भारतीय लोग। संविधान के पास शक्ति कहाँ से आती है? भारत के लोगों द्वारा। तो भारत के लोगों द्वारा शक्ति अधिग्रहित करता है संविधान। तो ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, है ना। देखिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु मतलब सोवरेन है, समाजवादी है, सेक्युलर है, समाजवादी सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और लोकतांत्रिक मतलब कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक राज्य व्यवस्था वाला एक देश है। तो ये भारत की एक विशेषता है। और उसके बाद में संविधान का उद्देश्य क्या है कि हम यहाँ पर न्याय, स्वतंत्रता, जो डार्क है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, है ना, समता, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, ये जो है संविधान के 4 मुख्य उद्देश्य। पर्पस क्या है? लोगों के बीच में न्याय रहे, जस्टिस रहे सभी के लिए, स्वतंत्र रहें ताकि वो अपना जो भी उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार जो भी कर्म कर सकें वो काम कर सकें। तो इतनी स्वायत्तता भारतीय संविधान ने भारत के लोगों को दी है। जबकि आप दूसरे देशों में देखेंगे, ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ में देखेंगे, चाइना में देखेंगे या कोई भी तानाशाही देश में देखेंगे, म्यांमार में देखेंगे, तो ऐसी शक्ति नहीं मिलती है ना। पाकिस्तान में ऐसी शक्तियाँ हैं, है ना, लोगों के पास। तो संविधान लागू होने की तिथि क्या है ये आपको पता ही है, 26 नवंबर 1949। तो ये पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो प्रस्तावना के जो मुख्य शब्द है ना वो बहुत ही एक्सप्लेनेशनरी है, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए प्रस्तावना के मुख्य शब्द क्या है? संप्रभुता, है ना, मतलब सॉवरेनिटी, और समाजवादी सेक्युलर, समाजवादी सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक और गणराज्य मतलब रिपब्लिक। जिस रिपब्लिक की बात कर रहे हैं उसका जो प्रधान है, भारत का प्रधान जो है वो एक राष्ट्रपति होगा, वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, इसीलिए भारत गणराज्य है। जबकि इंग्लैंड एक गणराज्य रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्वीन है, जो किसी लोगों के द्वारा चुन के नहीं आती है। भारत में न्याय की बात की है, जस्टिस, स्वतंत्रता की बात की है, लिबर्टी, समता की बात की है, इक्वालिटी और बंधुत्व की बात की है, मतलब फ्रेटर्निटी। तो सबसे पहला जो टर्म आ रहा है वो संप्रभुता आ रहा है। और इसका मतलब क्या है? देखो ये सभी क्वेश्चंस जो है ना गहरे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको हमको पता होना चाहिए। तो संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी, इसका मतलब ये कि भारत किसी और देश के दबाव में आके कुछ काम नहीं करेगा, भारत पूर्णतः स्वतंत्र है, जो मर्जी आए अपने स्व इच्छा से करेगा। तो देखिए यही बात यहाँ पर आएगी, भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, इसके ऊपर किसी और अन्य शक्ति का मतलब लागू नहीं होता है, और अपने मामले को आंतरिक और बाहरी
का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। तो हम इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर के लिए हम अपने निर्णय के हिसाब से, है ना, अपना निर्णय स्वयं लेंगे, इसलिए हम स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं, राइट। यद्यपि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल सदस्यता स्वीकार करते हुए, देखिए भारत ने 1949 मई 1949 में जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की थी, लेकिन प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी तरह की भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। भारत ने जो है ना क्वीन को, जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया क्वीन को सब कुछ मानता है, हम लोग नहीं मानते इस तरह से। तो हमने ना केवल उसको स्वीकारा जरूर है कि हम डोमिनियन, लेकिन डोमिनियन नहीं स्वीकारा हमने उनका, है ना। तो देखिए, और भारत ने संयुक्त राष्ट्र सदस्यता में उसकी संप्रभुता के मायनों को सीमित नहीं करती है। भारत भले ही किसी भी बॉडी का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी शक्ति का हिस्सा बने, लेकिन भारत के ऊपर संप्रभुता सबसे ऊपर है, स्वयं निर्णय लेगा हर चीज़ का। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी भी विदेशी सीमा का अधिग्रहण या किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दाव छोड़ सकता है ना। इसका मतलब ये है कि किसी भी विदेशी सीमा का अधिग्रहण या तो वो अधिग्रहण कर भी सकता है और अन्य देश की सीमा को छोड़ भी सकता है। इसके ऊपर पूर्णतः भारत की इच्छा है। जैसे हमने जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा छोड़ ही दिया, वैसे वो गलत निर्णय था, लेकिन हमने हिस्सा छोड़ ही दिया। और जब बात आई सिक्किम की, तो हमने उसको एक्सेप्ट किया। सिक्किम के अंदर हमने रेफरेंडम करवाया, जनमत संग्रह, और उसके बाद जो है हमने 1975 में सिक्किम को अपना राज्य बनाया। तो इस तरह से भारत बिल्कुल स्वतंत्र है। इसके बाद जो टर्म आ रहा है वो है समाजवादी। समाजवादी जो शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद ऐड किया गया था। नीति निदेशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद हैं। तो हमने बात करी थी जो नीति निदेशक तत्व थे, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। उसमें हमने 3 चीज़ की बात की थी कि भारत एक समाजवादी है, गांधीयन प्रिंसिपल पर काम करता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल, मतलब कि बौद्धिक है ना, बौद्धिक स्वतंत्रता पर। ये 3 अलग अलग भागों में हमने क्या है, हमारे नीति निदेशक तत्वों को बांटा है। तो उसमें समाजवादी मूलक गुण भी हैं, है ना, सोशलिस्टिक गुण भी हैं। समाजवादी का मतलब होता है कि लोगों के समाज के तौर पे उनका कल्याण करना, उनका वेलफेयर करना, और ये सब चीज़ें हमने ना स्टालिन जो थे समाजवाद के, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू स्टालिन के मॉडल से बहुत प्रेरित थे, और इसलिए यूएसएसआर से हमने जो है ना समाजवाद की परिकल्पना ली थी। तो देखिए, समाजवादी लक्षण थे। दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उससे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया, और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी रूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवाड़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित करके उसके अनुसार कार्य किया। तो फाइनली क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया था, और वो है ना भारत को एक समाजवादी राष्ट्र के तौर पे उभारना चाहते थे। बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये कोई साम्यवादी समाजवाद नहीं है, ये हमारा लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, है ना। साम्यवादी समाजवाद नहीं है ना, ये समझ में आ गई बात। जैसे यूएसएसआर और चीन के अंदर था, जिसे राज्य मिश्रित समाजवाद भी कह सकते हैं। राज्य मिश्रित का मतलब जिसमें स्टेट्स जो हैं और सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे और डेमोक्रेटिकली काम होगा, ना कि एक जैसे यूएसएसआर में सिंगल पार्टी हुआ करती थी उस तरह से नहीं होगा, है ना। और देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है, जो भारत का लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक जो सोशलिस्टिक पॉलिसी है भारत की, उसमें गरीबी उपेक्षा, किसी की व्यक्ति की उपेक्षा करना, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना है। मतलब सभी को समान अवसर मिले, किसी की उपेक्षा ना हो, सभी वर्ग का बराबर ध्यान रखा जाए, और है ना इस सभी का पालन हो। तो भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप था। तो देखिए, गांधी जी भी समाजवाद की बात करते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स भी करते थे। कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद था वो यूटोपियन समाजवाद या कम्युनिज्म था, क्योंकि वो अति आदर्शवादी था कि सभी लोगों के पास बराबर पैसा हो। ऐसा हो नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति में ज़्यादा क्षमता है तो वो अपना विकास कर सकता है, लेकिन मार्क्स कहते थे, कार्ल मार्क्स, की सभी में को बराबर पैसा मिले, 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं मिले। इस तरह की बातें जो है मार्क्सवाद में दिखाई देती है। तो ये अति आदर्शवादी कहलाता है।
जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। तो फाइनली आपको ये भी क्लियर हो गया ना कि मार्क्सवाद की बजाय हमारा समाजवाद जो है वो गांधीवादी समाजवाद पर, सोशलिज्म पर ज़्यादा सोशलिस्टिक था। तो समाजवादी आपको क्लियर हो गया और एक संप्रभुता, ये दो टर्म्स आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो फाइनली 1991 में आपको पता होगा एलपीजी सुधार हुआ और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ऐसा हुआ भारत में। 1991 में नई पॉलिसी बनी और समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया गया और यहाँ से हम समाजवाद से किस ओर बढ़ने लग गए, ये समाजवादी प्रक्रिया से हम थोड़ा सा क्या है, पूंजीवाद की ओर बढ़ने लग गए। पूंजी, है ना, पूंजीवाद की ओर। पूंजीवाद का मतलब कैपिटलिज्म। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार दुनिया के देश तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे थे तो भारत को कहीं ना कहीं समाजवाद के साथ साथ में पूंजीवाद को भी ऐड करना था, है ना। तो यहाँ से पूंजीवाद का भी बहुत तेज़ी से उदय होता है। वैसे पूंजीवाद 1950 से भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही पूंजीवाद तो शुरू हो गया था, लेकिन हमने 1991 में एक बहुत तीव्र गति प्राप्त की पूंजीवाद या कैपिटलिज्म पर। तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, है ना, और मिक्स्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, ये सभी चर्चा जो है मैं अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कर चुका हूँ। आप मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में इसी चैनल में अवेलेबल है। तो अब बात आ रही है धर्मनिरपेक्ष की, है ना। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है कि किसी भी राज्य का या किसी भी देश का, जैसे भारत देश है, उसका अपना स्वयं का कोई एक धर्म नहीं है। जैसे कई हैं देश, जैसे पाकिस्तान है ना, जैसे बांग्लादेश है, तो वो जो है मुस्लिम धर्म को उन्होंने अपनाया हुआ है। इसी तरह से कुछ देशों ने क्रिश्चियन को, लेकिन भारत जो है ना, उसने अपना कोई एक फिक्स धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो राज्य एक धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर कंट्री है। तो इंग्लिश में इसके लिए क्या टर्म आता है? सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब किसी भी धर्म से संबंधित नहीं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा था कि यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेखित नहीं है। देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य उल्लेखित नहीं था और सेक्युलर को बाद में जो है ना हमने ऐड किया था इसको, है ना। ये बात आपको एकदम क्लियर है 42वें संविधान संशोधन। तथापि कोई संदेह नहीं कि संविधान निर्माता ने ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे और इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28, तो आपको ये बात पता है ना, धार्मिक स्वतंत्रता जो है किस मौलिक अधिकार, किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 25 से 28 में हमको धार्मिक स्वतंत्रता, और हम लोग अपने विचारों को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी भी धर्म को स्वतंत्रतापूर्वक मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 25 से 28 में हमको दिया हुआ है। तो देखिए, जो धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब ये कहना चाह रहे थे कि हमने भले ही सेक्युलर टर्म को पहले अपनाया नहीं हमारे संविधान की बुक में, लेकिन बाद में इसे ऐड कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को सभी अवधारणाएं विद्यमान है और हमारे देश में सभी धर्म समान हैं। सरकार या भारत का देश या उसकी सरकार कोई एक धर्म को समर्थन नहीं करती है और सभी को उसके साथ में बराबर का व्यवहार करती है ना। भले भारत में 80% से ज़्यादा हिंदू हैं, लेकिन हमने बहुत ही अच्छे मूलक तत्वों को अपनाया है, और वो है कि हमारे देश का कोई स्वयं का राज्य धर्म या देश का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। तो ये बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस प्रकार जो है ये जो 3 टर्म्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सॉवरेनिटी, सोशलिस्टिक और जो है सेक्युलर, तो ये तीन टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। मैं आपको एक बार प्रश्न पूछा था कि जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा किसने कहा है। मैं आपसे कई बार मेरे पॉलिटी के लेक्चर में प्रश्न पूछ चुका हूँ। मैंने कई बार ये भी पूछा था कि प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, तो 63 हैं, और भारत का 2 बार वर्णन है, 2 बार भारत आया है प्रस्तावना में। तीसरा, मैंने कई बार प्रश्न पूछा, आप में से किसी ने आंसर नहीं दिया कमेंट बॉक्स में, कि मैंने पूछा था कि किसने जो है प्रस्तावना, प्रियम्बल को भारत के संविधान की आत्मा, द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो याद रखना, ठाकुर दास भार्गव ने ही इसे मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या ज्वेल ऑफ इंडिया कहा था, क्योंकि इस
इस 63 वर्ड की प्रस्तावना में हमारे संविधान की पूरी व्याख्या देखने को मिल जाती है कि कितना महान हमारा संविधान होगा, है ना। केवल इसकी प्रस्तावना पढ़ने मात्र से पता चल जाता है। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक। तो संविधान की प्रस्तावना में ही लोकतांत्रिक पहले से जुड़ा हुआ था, राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की थी, क्योंकि यहाँ पर जो है सब कुछ लोगों के द्वारा चुना जाएगा। तो प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांतों पर आधारित था। सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में रहेगी? जनता के हाथ में रहेगी। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में लोग प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली काम करते हैं, है ना। और स्विट्जरलैंड के बारे में पता होगा आपको कि केवल 1 वर्ष में एक प्रेसिडेंट रहता है, मतलब 1 वर्ष के लिए रहता है। तो ये स्पेशल है। जैसे भारत में राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए, और जो है जो प्रधानमंत्री है वो भी मैक्सिमम 5 साल के लिए, है ना, और 5 साल के लिए ही राष्ट्रपति भी रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। तो वहाँ के लोग डायरेक्टली कैसे करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आ रहा है परिप्रच्छा, मतलब रेफरेंडम। वहाँ के लोग किसी को भी कोई भी मतलब जनमत संग्रह कराना और किसी भी तरह का चुनाव जो है ना वो डायरेक्टली लोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की शुरुआत, इनिशिएटिव, पहल ले सकते हैं, है ना। प्रत्यावर्तन या प्रत्यक्षी को वापस बुलाना, रिकॉल भी कर सकते हैं, और जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट। तो ये 4 पॉइंट्स जो है ना ये वहाँ पर है स्विट्ज़रलैंड में। मतलब जब चाहें उनको ये लगता है कि हमारा जो एमपी कैंडिडेट है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा है ना, तो उसे वापस बुला लिया जाए। रिकॉल के लिए भी वो है ना उन्हें वापस बुला सकते हैं और फिर वापस से चुनाव करवा सकते हैं, रेफरेंडम करवा सकते हैं, है ना। रेफरेंडम जो है जनमत संग्रह, परिप्रच्छा, है ना, रेफरेंडम। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में 2 का अंतर बताइए, मैं देखना चाहता हूँ आप कितने, मतलब आप में से कौन बहुत इंटेलिजेंट पर्सन्स है, वही केवल ये जवाब दे सकता है कि रेफरेंडम और प्लेबिसाइट्स में, रेफरेंडम का मतलब होता है परिप्रच्छा और प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह। तो दोनों में एक बेसिक बहुत छोटा सा अंतर है। दोनों में ही जनता है ना क्या करती है, चुनाव लिया जाता है ना। तो जैसे ब्रेक्जिट करवाया गया था, तो ब्रेक्जिट में रेफरेंडम करवाया था या प्लेबिसाइट करवाया था। और जो सिक्किम राज्य को भारत ने शामिल किया है, तो वो प्लेबिसाइट था या रेफरेंडम था। तो ये आप मुझे डिफरेंस बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप इसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, है ना। तो देखो, दूसरी ओर तो भारत में प्रत्यक्ष नहीं है, दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो सर्वोच्च शक्ति होती है, उन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के लोकतंत्र में प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहलाते हैं। प्रतिनिधि का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, याद रखना, प्रतिनिधि लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। तो संसदीय होता है पार्लियामेंट्री, जो कि भारत और इंग्लैंड में है, और प्रेसिडेंशियल जो है वो यूएसए, अमेरिका में। इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्व संसदीय लोकतंत्र है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। देखो, इस तरह के शब्द आपसे ना 4 ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेटिव, संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो इंग्लैंड में है ना, उसी तरह का यह व्यवस्था जिसमें कार्यकारिणी अपने सभी नीतियाँ, कार्यकारिणी का मतलब कौन है, जो लेजिस्लेचर और जो व्यवस्थापिका है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो। तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिसीज़ बनती हैं, एग्जीक्यूटिव किसके प्रति जवाब दें, विधायिका के प्रति जवाब दें, लेजिस्लेचर के प्रति, है ना। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है कि संसद जो है उसमें जो जितने भी एमपीज़ हैं राज्यसभा और लोकसभा में, तो एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव जो हैं, जो मंत्रिपरिषद है, वो पार्लियामेंट के लिए जो है मतलब जवाबदेह होगा। तो वयस्क मताधिकार, तो भारत में वयस्क मताधिकार है या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में 1989 तक तो 21 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति वोट डाल सकते थे। वर्तमान में 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति जो है ना वोट डाल सकता है। तो बताइए किस संविधान संशोधन के तहत 21 से उम्र जो है ना 18 वर्ष की गई थी। तो वयस्क मताधिकार मतलब यूनिवर्सल जो अडल्ट फ्रेंचाइज है। सामूहिक चुनाव, समय समय पर चुनाव होते हैं। कानून जो है
ना सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, तो कानून सबसे ऊपर है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका जो जुडिशरी वो बिल्कुल स्वतंत्र है, भेदभाव किसी प्रकार का नहीं है। और भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण का स्वरूप है कि भारत में क्या है, जो राज्य व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब लोगों के द्वारा चुना जा रहा है सभी को, और वो निर्णय लेंगे वहाँ पर, है ना। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भारत का कैसा है, इनडायरेक्ट वाला केस है। डायरेक्ट वाला कहाँ होता है, जहाँ पर प्लेबिसाइट होता है, जहाँ पर रिकॉल होता है, जहाँ पर रेफरेंडम होता है, और जहाँ पर जो है इनिशिएटिव पहल की जा सकती है। तो ये स्विट्जरलैंड जैसे देश में, तो आपको ये एक बेसिक अंतर समझ में आ गया होगा। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक, मतलब केवल पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि सामाजिक लोगों को स्ट्रक्चर भी जो है, और उनको आर्थिक रूप से भी लोकतंत्र में शामिल किया कि सभी को बराबर अधिकार मिलेंगे। देखिए, इस आयाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए क्या कहा था, किससे संबंधित, जो डेमोक्रेसी है उससे संबंधित क्या कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। सामाजिक का मतलब समाज के प्रति व्यक्ति में लोकतंत्र नहीं है ना। आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप लोग आजकल क्या देखते हैं कि जैसे जो पार्टी है वो उसमें केवल 4, 5, 10 लोग ही जो है ना उनकी चलती है। तो पार्टीज़ में भी लोकतंत्र होना चाहिए, समाज में भी लोकतंत्र होना चाहिए। सभी आपने आपस में अच्छा जो है ना डिस्कशन करके और फिर किसी निर्णय पर पहुँचे, है ना। इसका अर्थ है कि जीवन शैली को स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व, सभी में ब्रदरहुड हो, सब अपने आप को इक्वलिटी के तौर पे मान सके, सभी एक दूसरे के जो विचार हैं उसकी रिस्पेक्ट कर सके। समानता, भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी रूप, मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, 3 सिद्धांतों के ऊपर, है ना। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत को अलग से एक त्रयी रूप में अलग से नहीं देखा जा सकता, उसको डेमोक्रेसी को साथ में इंक्लूड करना होगा। ये तभी संभव है, स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व तभी संभव है जब जो है देश में लोकतंत्र रहेगा, सभी अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हों। ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना, ट्रायोलॉजी की रचना करते हैं। इसमें अलग अलग कर दिया गया लोकतंत्र का उद्देश्य को पराजित। यदि इनको अलग अलग कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र का एक्चुअल उद्देश्य वो पराजित हो जाएगा। तो लोकतंत्र जो है कहीं ना कहीं समानता, भ्रातृत्व और स्वाधीनता के साथ में एक तरह से बाउंडेड है, मिला हुआ ये स्वरूप है ना। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है ना, स्वाधीनता को ना समानता से अलग किया जा सकता है, समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार स्वाधीनता को समानता, है ना, उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व, भाईचारा जो है, बंधुत्व से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों को स्वाधीनता तभी मिलेगी जब उनमें भाईचारा भी हो और आपस में एक दूसरे में इक्वालिटी भी रहे, तभी क्या है लोग अपना संपूर्ण विकास कर सकेंगे, वरना क्या होगा, उनमें बैर भाव उत्पन्न हो सकता है ना। तो ये सभी बातें जो है ना अंबेडकर साहब ने कही है। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तित्व, पहल या उद्यम को समाप्त कर देगी। देखो बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि समानता तो है लेकिन स्वाधीनता ही नहीं है। तो लोगों में सबको समानता दे दी लेकिन स्वाधीनता नहीं है, तो जब स्वतंत्रता ही नहीं है उनको, तो वो जो एक पहल करना चाहते हैं, जो एक नई सोच डेवलप होती है, स्वाधीनता नहीं है, तो वो उद्यम ही समाप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं यहाँ पर इस तरह की, है ना। उसी प्रकार देखिए, समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बन जाएगी। जब भी कभी समानता नहीं होगी और स्वाधीनता ज़्यादा मिल जाएगी, आप देखिए, एक छोटी सी बात समझिए कि यदि किसी व्यक्तियों को स्वाधीनता ज़्यादा दे दी जाए, स्वतंत्रता दे दी जाए और समानता नहीं हो, तो कुछ लोग उस स्वाधीनता का ज़्यादा फ़ायदा उठा के अपने आप को बहुत ऊपर ले जाएंगे, अमीर, रिच बन जाएंगे, बाकी सब गरीब हो जाएंगे। तो उनमें क्या होगा, कुछ लोगों का आधिपत्य हो जाएगा और ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति तो अल्टीमेटली किसका कारण बनती है? ऑटोक्रेसी का, तानाशाही का कारण बनती है ना। तो इस प्रकार क्या है, स्वाधीनता, समानता और स्वतंत्रता को अलग नहीं किया जा सकता और इन तीनों को बराबर रखा जाए और देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र भी रहे। तो ये समझ में आ गया होगा बात।
इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था, एक व्यवस्था दी 1997 में। मतलब सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर है ना, इनमें कुछ ना कुछ अच्छे आदर्श मूलक शब्दों का प्रयोग करता रहता है, और एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, संविधान की व्याख्या करने का जो दायित्व है किसको सौंप रखा है हमने, जुडिशरी, और वो किसको है, वो है देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को है। तो देखिए, स्वाधीनता एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। समत्व का मतलब सभी में बराबरी रहे, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिसमें कि प्रत्येक नागरिक को भारतीय गणराज्य मतलब रिपब्लिक के सामाजिक सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान हो। तो सभी लोगों को इस प्रकार का सामाजिक भी, राजनीतिक भी और आर्थिक न्याय प्रदान हो, तभी भारत में पूर्णतः लोकतंत्र लागू होगा। तो लोकतंत्र किन पायों पे खड़ा है? स्वाधीनता मतलब कि लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी, न्याय, जस्टिस, है ना, और फ्रेटर्निटी, इन पर जो है, इन मूलक तत्वों पर है स्थायी। तो हम लोग आज का जो है ना लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसके बाद वाले जो पॉइंट्स हैं हम अगले सेक्शन में देखेंगे। तो गणतंत्र, हम रिपब्लिक पे बात कर लेते हैं, है ना, रिपब्लिक। तो देखिए, गणतंत्र पे बात करते हैं। तो गणतंत्र एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक तो राजशाही और एक गणतंत्र। राजशाही का मतलब रॉयल, है ना, और रॉयल का मतलब एरिस्टोक्रेसी। तो इंग्लैंड में राजशाही है, भारत में क्या है? गणतंत्र। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च जो व्यक्ति है भारत का, राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा चुना जाता है, और यही इसीलिए भारत रिपब्लिक है। तो देखिए, राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होता है, या उसके उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका या भारत, है ना। इसीलिए भारत में स्वाधीनता की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि भारत का प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव का, है ना, चुनाव के जरिए सत्ता में आता है, और चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, तो इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं, राइट। तो और इसके बाद में आ रही है बात, गणतंत्र का अर्थ गणतंत्र में दो बातें शामिल है। पहली तो यह कि राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक का मतलब क्या हो गया? पॉलिटिकल सॉवरेनिटी हो किसी एक व्यक्ति को, जैसे राजा के हाथ में, तो ऐसा तो है नहीं, भारत में तो ऐसा केस है ही नहीं, है ना, होने की बजाय लोगों के हाथ में होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। ऐसा ना हो जाए कि कोई विशेष अधिकार वाले वर्ग के व्यक्ति जो है 8, 10, 15, 100 वो सारा निर्णय ले रहे, तो ये भी बहुत गलत हो जाएगा, तो फिर तो लोकतंत्र रहा ही नहीं, है ना। इसीलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा, ठीक है। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस प्रकार जो है हमने ये 5 जो इंपॉर्टेंट तत्व हैं वो देख लिए। सो हम लोग आगे इसका सेक्शन जो है अगले सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे इसी में। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। शेयर जरूर करें अपने साथियों में, धन्यवाद।